चलो देखो देखो पिछले टाइम पे तुमने यहाँ पे एक रिजल्ट निकाला था, वो रिजल्ट हमारे पास आया था U1 माइनस U2 बराबर था हमारे पास V2 माइनस V1। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, ये हमारे पास कोई एक रिजल्ट आया था जिसमें हमने U1 माइनस U2 को कहा था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको कहा था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि U1 माइनस U2 वो स्पीड थी जिससे दोनों पार्टिकल एक दूसरे के पास आ रहे थे। यहां पर क्या है V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 वो स्पीड है जिससे पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहे थे। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर जरा समझना, ये हमारे पास रिजल्ट आया था और तुम्हें बताया था कि हम यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं। तुम्हें पूरे रिजल्ट के बारे में पता होना चाहिए हम करने क्या जा रहे थे। हमें V1 और V2 निकालना था, हमें V1 और V2 निकालना था। तो अब एक काम करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आई थी, वो ध्यान से देखो, वो इक्वेशन नंबर 1 थी जो मोमेंटम को कंजर्व करने से आई थी। इक्वेशन नंबर 2 एनर्जी को कंजर्व करने से आई थी। ठीक है, तो जो एनर्जी को कंजर्व करने से इक्वेशन आई थी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें बस इस इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन नंबर 3 से सॉल्व करना है। चलो देखो करना क्या है, ध्यान से सुनना। हमें V1 और V2 के फॉर्मूले निकालने हैं। तो अब अपने हिसाब अपने दिमाग को इस तरह से रखो कि तुम्हें V1 और V2 दो वेरिएबल दिखने चाहिए कि ये x है तो ये y, यहां पर ये x है तो ये y। सोचो अब दो इक्वेशन है जिसमें V1 V2 वेरिएबल और V1 V2 वेरिएबल। अगर दो इक्वेशन दो वेरिएबल तो सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू उठा करके वहां पे रख दो। चलो जरा देखते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां से V2 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहां पर हमारे पास आएगा क्या, यहां पर आ गया हमारे पास पुट वैल्यू ऑफ V2। अच्छा V2 की वैल्यू आएगी क्या, सोचो जरा, U1 माइनस U2 है, इस V1 को भी यहां भेज दो तो यहां पर वैल्यू आएगी U1 माइनस U2 और ये आ गया हमारे पास प्लस V1। सोचो जरा V2 की यही वैल्यू तो आएगी। V2 अगर यहां से निकालो तो कैसा आएगा, U1 माइनस U2, V1 वहां जाके जोड़ जाएगा। तो ये जो हमारे पास है पुट वैल्यू ऑफ V2, V2 की वैल्यू क्या है, ये ब्रैकेट में लिखी हुई है। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ V2, V2 की वैल्यू क्या ब्रैकेट में लिखी हुई। अब ये कहां रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 पे। तो यहां पर आएगा हमारे पास इन इक्वेशन 1। इतनी बात क्लियर। चलो रखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 वो उतार रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास M1 U1 माइनस V1, बगल में रखा है M2। M2 के बाद देखो क्या रखा है, V2। V2 की वैल्यू क्या दिख रही है, ये दिख रही है तुम्हारे पास पूरी। तो V2 की जगह आएगा हमारे पास U1 माइनस U2 प्लस V1, और वहां पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ हमारे पास माइनस का U2। तो अब आगे जरा देखते हैं। देखो U2 और U2 तो जुड़ गए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में देखते हैं। देखो यहां पर तुम्हें V1 दिख रहा है और एक V1 यहां पे दिख रहा है। यहां करने क्या है, यहां पर हमें V1 की तो वैल्यू निकालनी है। सोचो ऐसे सोचो, अगर एक x यहां दिख रहा होता, एक x यहां दिख रहा होता, तो सबसे पहला काम होता इन दोनों x को एक तरफ लेके आओ, तभी तो x का मान निकलेगा, तभी तो x की वैल्यू आ पाएगी। तो ऐसे सोचो, एक V1 यहाँ पे, एक V1 यहाँ पे। पहला काम होगा इन दोनों V1 को एक तरफ ले जाओ, एक तरफ ले जाओ, तो यहाँ पे जो दूसरी तरफ आएगा वो हमारे पास V1 का मान आ जाएगा। चलो जरा देखते हैं, मतलब हमें V1 एक तरफ चाहिए, तो पहला काम क्या हुआ, इनको मल्टीप्लाई कराओ अंदर। तो यहाँ पर जरा देखो M1 मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ गया M1 U1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का M1 V1। बगल में जरा देखो M2 का मल्टीप्लाई कराते हैं, M2 का U1 में होगा, तो आ गया हमारे पास M2 U1। एक बात जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर U2 और U2 माइनस का 2U2 हो जाएगा, और M2 का मल्टीप्लाई करा दो माइनस का 2M2 और U2। यहाँ पर M2 का V1 में मल्टीप्लाई करा दो, प्लस आ गया हमारे पास M2 V1। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? अब देखो यहाँ पर V1 दिख रहा है, यहाँ पर V1 दिख रहा है। अच्छा ये नेगेटिव दिख रहा है, इसको वहां ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, समझ आ रहा है? इसको यहां ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलो जरा देखते हैं, देखो ध्यान से, मतलब यहाँ पर हमारे पास ये वाला टर्म दिख रहा है M1 U1, इसको यहीं रखो। ये दो टर्म दिख रहे हैं, इन दोनों टर्म को इस तरफ ले आओ, इन दोनों टर्म्स को यहाँ ले आओ, तो हमारे पास आ गया प्लस, ये आ गया M2 U1, और यहाँ पर देखो नेगेटिव है, अच्छा सॉरी ये प्लस है, तो प्लस यहाँ पर आकर के हमारे पास माइनस हो जाएगा। ये नेगेटिव है, नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास प्लस 2M2 U2। और सोचो क्या, यहाँ पर M2 V1 दिख रहा है और ये M1 V1। M1 V1 इस तरफ आएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारे पास M1 V1 प्लस एक ये टर्म बचा हुआ है, यह आ गया M2 V1। सबसे पहले तो ये सोचो, क्या ये तुम्हें इधर उधर करना आया, कैसे करेंगे? अब आगे जरा देखते हैं। देखो यहाँ पर U1 दिख रहा है, यहाँ पर U1 दिख रहा है, तो यहाँ पर दोनों में U1 दिख रहा है, U1 कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास
m1 माइनस m2 और ये आ गया u1। यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये आ गया हमारे पास 2m2 और u2। यहाँ देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, हमने v1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा m1 प्लस m2। अब एक काम करते हैं, इस m1 प्लस m2 से डिवाइड करा के तो क्या लगता है v1 की वैल्यू आ जाएगी। चलो जरा देखो, मतलब यहाँ से हमारे पास फाइनल फॉर्मूला v1 का आएगा। हमने v1 को LHS में लिख लिया, ठीक है। अब जरा सुनो क्या होगा, इस m1 प्लस m2 से डिवाइड कराना है। डिवाइड कराओगे तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पर तुम्हें m1 माइनस m2 तो दिख ही रहा है, और नीचे आ गया हमारे पास m1 प्लस m2। इतना क्लियर, m1 प्लस m2 से डिवाइड करा दिया। यहाँ पर बगल में क्या रखा हुआ है, u1। आगे जरा देखो, यहाँ पर हमारे पास 2m2 तो था, m1 प्लस m2 से डिवाइड कराओगे, ये आ गया m1 प्लस m2, और देखो ब्रैकेट में क्या लगा हुआ है, u2 भी हमने लगा दिया। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला निकल करके आता है v1 का। इतनी बात समझे, यहाँ पे हमारे पास v1 का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2। अब एक बात जरा समझना, जब तुम यहाँ पर देखोगे, जब तुम यहाँ पे मोमेंटम के न्यूमेरिकल करोगे, तो एक बात ध्यान रखना, इन फॉर्मूलाज का यूज नहीं करा जाता। तुम इन फॉर्मूलाज को याद नहीं रख सकते हो, कुछ भी कर लो, ठीक है। यहाँ पे इन फॉर्मूलाज को यूज करने के बारे में मत सोचना, तुम्हें करना है पूरा प्रोसेस है। वैसे जल्दी होगा, आसान नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, इससे कठिन पड़ता। तो अब ये कर क्यों रहे हैं, देखो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, मिनिमम 10 तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके चलता है। तुमने सबसे पहले एक यहाँ पर देखा, क्या देखा, सुनो जरा, ये हमारे पास चल रहा है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के, ठीक है। सॉरी, ये अप्रोच है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होता है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास, ठीक है। अब इसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, अभी आगे भी थोड़ी कैलकुलेशन देखोगे उसमें भी नहीं है, लेकिन जैसे ही v1 और v2 के फॉर्मूले निकल आते हैं, उसके बाद तुम देखोगे 2-3 पेज का प्रोसेस है, और उसमें हर एक स्टेप अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है, ठीक है। चलो देखो, इतना सा यहाँ पे हमने v1 निकाल दिया। फिर से सोचो कर क्या रहे थे, हमें 2 इक्वेशन मिली, ये और फर्स्ट 2 वेरिएबल मिले v1 और v2। v2 का मान उठा के यहाँ रख दिया तो v1 आ गया। अब v2 निकालना है, सोचो क्या कर सकते हैं, यहां से v1 की वैल्यू उठा करके रख दो तो क्या लगता है, यहां पर हमारे पास v2 आ जाएगा। इतना सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, तो ये हटा दें, कैलकुलेशन देख ली सबने, चलो हटाते हैं। देखो अब यहां पे क्या करना है, अब v2 नहीं, अब v1 की वैल्यू रखनी है। अच्छा, v1 की वैल्यू आएगी क्या, सोचो जरा, ये हमारे पास v1 है, v1 पूरा वहां जाएगा और ये पूरा इस तरफ आएगा, तभी तो v1 की वैल्यू निकाल पाओगे। चलो सबसे पहले तो v1 की वैल्यू निकाल देते हैं। देखो ध्यान से, u1 माइनस u2 बगल में रखा है v2 माइनस v1, ये v1 इस तरफ आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास v1 प्लस आ गया हमारे पास u1 माइनस u2 बगल में रखा है v2। अच्छा, इन दोनों को उधर भेज दो, तभी तो v1 की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पर v1 कैसे आएगा, ये v2। अच्छा, ये u1 पॉजिटिव है, वहां जाके हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, ये u2 नेगेटिव है, यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या लगता है v1 की वैल्यू ये निकल कर क्या आई है। तो यहाँ पर क्या है, पुट वैल्यू ऑफ v1। अच्छा, v1 रखना तो है, लेकिन v1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो ब्रैकेट में लिख रहे हैं, यहाँ पर आ गया हमारे पास v2 माइनस u1 प्लस u2। इतनी बात की, ये हमारे पास v1 की वैल्यू आ गई। कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 पे, वो रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। चलो शुरू करते हैं, आ गया होगा तो हटा दें, चलो। देखो, अच्छा अगर मान लो तुम्हें यहाँ पे कुछ समझना है, नहीं आ रहा है, तो एक बात करा करो, जैसे यहाँ पे लिखा, अगर मान लो तुम्हें लग रहा है कि हमें ये नोट करना है, तो वीडियो पॉज करके तुरंत नोट कर लिया करो, ठीक है। आगे देखो, अब देखो क्या करना है, यहाँ पर v1 की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर हमें दिख रहा है m1, ब्रैकेट में देखो आ गया u1 माइनस, अब माइनस में हमारे पास दिख रहा है v1, और v1 की ये वैल्यू है। चलो रखते हैं, v1 की वैल्यू आ गई v2, देखो ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस बाहर है, माइनस आ गया हमारे पास u1 प्लस आ गया हमारे पास u2, बगल में जरा देखो क्या है m2, और यहाँ पर आ गया हमारे पास v2 माइनस u2। इतनी बात क्लियर, वहां से हमने पूरा उठा लिया। अब क्या करना है, सोचो जरा, ये v2 दिख रहा है, एक ये v2 दिख रहा है, बिल्कुल वैसे ही देखो, ये x है, एक ये x है। अगर x का मान निकालना तो जो 2 जगह x दिख रहा है, सबसे पहले उनको एक तरफ लेके आओगे, एक तरफ लाना है, तो पहले यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करवा लो। चलो जरा करवाते हैं, m1 u1, सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लो, ठीक है,
यहाँ पर आ गया माइनस का V2, माइनस माइनस हमारे पास प्लस का U1, माइनस प्लस माइनस, ये आ गया माइनस का U2। बगल में आ गया हमारे पास M2 V2, M2 का अंदर मल्टीप्लाई करा लो, ये आ गया हमारे पास M2 U2। यहाँ पर मल्टीप्लाई कराते हैं, अच्छा ध्यान से देखो, U1 प्लस U1, 2U1 हो गया, M1 का मल्टीप्लाई करो तो क्या लगता है 2M1 U1 आएगा। आगे देखो V2, यहाँ पर V2, यहाँ पर माइनस लगा, ये आ गया हमारे पास M1 V2, ये माइनस लगा हमारे पास माइनस M1 U2। आगे जरा देखो बगल में, यहाँ पर आ गया हमारे पास M2 V2, माइनस आ गया हमारे पास M2 U2। इतना क्लियर हो यहाँ पे, ठीक है। अब जरा सोचो फिर से, ये V2 है, ये V2 है, V2 की वैल्यू निकालनी है, तो वही एक काम करेंगे, ये प्लस दिख रहा है तो उसको यही रहने दो, ये माइनस दिख रहा है, इस माइनस को वहां लेके चले जाएंगे, ठीक, इस माइनस को वहां लेके चले जाएंगे। चलो देखते हैं, मतलब U तो इसी तरफ रख लेना, तो ये आ गया हमारे पास 2M1 U1, यहाँ पर क्या रखा है माइनस का M1 U2। ये जो टर्म दिख रहा है इसको यहाँ पर ले आओ, माइनस है, यहाँ पे आके प्लस हो गया, प्लस M2 U2, बगल में जरा देखो आ गया M2 V2, प्लस नेगेटिव था वहां जाके जुड़ जाएगा, ये आ गया हमारे पास M1 V2। इतना क्लियर यहाँ पे। अब आगे जरा देखो, यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों से, ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है तो बचा क्या, माइनस का M2 प्लस का माइनस का M1 प्लस का M2, यही तो बचा। अगर इतना बचा है तो अब इसको जरा ठीक से लिखते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2M1 U1, हमने यहाँ से U2 कॉमन ले लिया, U2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा M2 माइनस का M1, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास M2 माइनस M1, यहाँ पर U2 कॉमन आ गया। यहाँ पर ध्यान से देखो तो V2 कॉमन M2 प्लस M1 है, इसको थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लिख लो, M1 पहले लिख लेते हैं, M2 बाद में लिखते हैं, कोई परेशानी तो नहीं किसी को। अब सोचो V2 निकालना है, V2 निकालना है तो इस M1 प्लस M2 से डिवाइड करा दो, M1 प्लस M2 से डिवाइड करा दोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पर फाइनल फॉर्मूला V2 का निकल के आएगा। दिख रहा है ना सबको नीचे, चलो ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास V2 का रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 2M1, डिवाइड किससे कराना है, M1 प्लस M2 से, ये आ गया U1। आगे जरा देखो प्लस, यहाँ पर है M2 माइनस M1, ये आ गया M2 माइनस M1, डिवाइड किससे कराना है, M1 प्लस M2 से, और देखो बगल में रखा है U2। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला निकल करके आता है V2 का। फिर से बता रहे हैं, ये तुम्हें फॉर्मूले न्यूमेरिकल में नहीं यूज करने, ये सिर्फ इसलिए करा रहे हैं, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो V2 का मान कितना होगा। तुम्हें बस फॉर्मूला ध्यान रखना है ताकि तुम अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो वहां टिक कर पाओ, ठीक। इतना समझा यहाँ पे, देख डालो एक बार कैलकुलेशन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हटा दो। देखो ये तुम्हारे पास V2 का फॉर्मूला रखा है, इसी के पहले तुम्हारे पास V1 आएगा, ठीक है। चलो जरा देखते हैं यहाँ पे, देखो यहां पर तुम्हारे पास V1 का फॉर्मूला था M1 माइनस M2, M1 प्लस M2 U1, और प्लस था तुम्हारे पास 2M2 अपॉन में था M1 प्लस M2, और यहां पे तुम्हारे पास लगा हुआ था U2, ठीक है। एक तो तुम्हारे साथ ये फॉर्मूला आया। अच्छा देखो V2 तुम्हारे सामने ये रखा हुआ है, V2 ये रखा हुआ, तो यहां पर हमारे पास V2 का फॉर्मूला आता है 2M2 सॉरी M1 2M1, यहां पर आ गया हमारे पास M1 प्लस M2, ये आ गया U1, प्लस आगे जरा देखो, अब यहां पर रखा है M2 माइनस M1, यहां पर हमारे पास M2 माइनस M1 अपॉन में आएगा M1 प्लस M2, और ये आ गया U2। इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूले दिख रहे हैं सभी को। अगर यहाँ लास्ट में ना दिख रहा तो ध्यान देना, ये U2 लिखा है सबसे आखिरी में, यहाँ पे ये U2 लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं दिख रहा है, चलो लिख देते इसको थोड़ा और। ठीक, चलो बात। अब देखो,
अब यहां पर क्या क्या करना है, अब ध्यान से सुनना, यहां से तुम्हारे पास डिफरेंट केसेस शुरू होते हैं, स्पेशल केसेस, और वो सारे स्पेशल केसेस अपने आप में क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, चलो केस 1 लेके चलते हैं। फर्स्ट केस, अच्छा फर्स्ट केस मान लेते हैं, लेट m1 बराबर m2, मतलब जो दो पार्टिकल्स है हमारे, हमने उन दोनों के मास बराबर मान लिए। अगर दोनों के मास बराबर हो जाएंगे तो अब देखना है कि इन वेलोसिटीज में क्या क्या कैसा कैसा चेंज आएगा। ठीक है, चलो जरा देखते हैं। तो यहां पर मास बराबर रख के देखो। अच्छा अगर बराबर है तो ये भी एग्जाम्पल के तौर पे ये भी 10 किलोग्राम होगा, तो ये भी 10 किलोग्राम होगा। तो एक काम करते हैं, हमने कैलकुलेशन करने के लिए इनको हमने कुछ m मान लिया, मतलब m1 भी m के बराबर होगा, m2 भी m के बराबर होगा। बात समझा रही यहाँ पे, मतलब अब हम अपने फॉर्मूले में m1 m2 दोनों की जगह क्या क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं। चलो जरा रखते हैं। तो अब देखो हमारे पास फॉर्मूला कैसा आएगा। सबसे पहले देखो m1 माइनस m2, क्या लगता है ये m माइनस m हो जाएगा, और नीचे हमारे पास m प्लस m हो जाएगा। दोनों की जगह क्या रख दिया, m। यहाँ पर आ गया हमारे पास u1। आगे जरा देखो 2m, नीचे क्या आ गया हमारे पास m प्लस m, आगे दिख रहा है वहां पे दूसरा वाला टर्म, यहाँ पर हमारे पास आ गया u2। अच्छा m माइनस m तो 0 हो जाएगा, मतलब पहला टर्म 0 हो गया, तो हमारे पास अब v1 निकल करके आया 0। अच्छा यहाँ पे देखो 2m, नीचे ध्यान से देखो ये भी तो m प्लस m 2m होगा, तो क्या लगता है 2m से 2m कैंसिल, यहाँ बचा हमारे पास u2। तो अब रिजल्ट आया हमारे पास v1 इज इक्वल्स टू u2। अच्छा सेकंड रिजल्ट भी देखते हैं इसी तरह से, देखो जरा v2 क्या है। देखो m1 m2 के जगह m रखो, तो यहां पर ध्यान से देखो 2m1, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 2m। नीचे ध्यान से देखो तो ये आ गया हमारे पास m प्लस m, यहां पर हमारे पास रखा हुआ u1। अच्छा आगे जरा देखो m2 माइनस m1, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, m2 माइनस m1, ये आ गया हमारे पास m माइनस m, और अपॉन में आ गया हमारे पास m प्लस m, ये u2 आ गया। ध्यान से देखो ये फिर से 0 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब केवल ये बचेगा हमारे पास। और ये है क्या, ऊपर 2m नीचे 2m, तो 2m से 2m कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट आ गया v2 बराबर u1। इतना समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक बात क्लियर नहीं आती। चलो आगे देखो, हमारे पास रिजल्ट है v1 बराबर u2, v2 बराबर u1। अब तुमसे कहा था जितने केसेस हैं वो अपने आप में बहुत बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो पहले तुम्हें रिजल्ट समझना पड़ेगा, फिर उसमें क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। अरे उसी के लिए तो हम हैं। चलो देखते हैं, देखो हम अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कैसा कैसा रिजल्ट आ रहा है। सोचो ये भाग रहा था हमारे पास और ये भी भाग रहा था, इसकी वेलोसिटी थी u2, इसकी वेलोसिटी थी u1। यहाँ पर हमारे पार्टिकल इधर भी भाग रहे थे। अब मान लो कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी v1 आ गई, ये वेलोसिटी v2 आ गई। ठीक है, लेकिन ध्यान से सोचो ये v1 आया किसके बराबर, u2 के, मतलब जो v1 देख रहे हो इसकी जगह u2 हो जाएगा। अच्छा v2 किसके बराबर आ गया, v2 बराबर आ गया u1 के, मतलब जो v2 देख रहे हो ये u1 हो जाएगा। अच्छा ध्यान सुनना, ये m1 मास का पार्टिकल है, ये m2 मास का पार्टिकल है। अच्छा टकराने के बाद ही तो इनकी वेलोसिटी बदली, पार्टिकल तो नहीं बदला ना। सोचो ये अगर m1 मास का है तो ये हमारे पास m1 मास का ही तो रहेगा, ये m2 मास का है तो ये तुम्हारे पास ये m2 मास का ही तो रहेगा। ये जो पार्टिकल ये है वही पार्टिकल ये है, जो पार्टिकल ये है वही पार्टिकल ये है, पार्टिकल थोड़ा ना बदला, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी बदल गई। इतना सोच पाए। अब ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे वेलोसिटी बदल रही है तो वेलोसिटी बदलने का पैटर्न समझना पड़ेगा। ध्यान से, जो m1 था टकराने से पहले, कोलिजन के पहले m1 की स्पीड u1, m2 की स्पीड u2, लेकिन टकराने के बाद m1 की स्पीड हो गई u2, m2 की स्पीड हो गई u1। जरा सोचो अगर इसकी स्पीड 10 है, ठीक है, और इसकी स्पीड 5, तो टकराने के बाद इसकी स्पीड 5 हो गई और इसकी 10 हो गई, मतलब जो 10 स्पीड पे था वो 5 पे आ गया और जो 5 पे था वो 10 पे चला गया। क्या लगता है अगर यहाँ पे कोलिजन हुई है तो कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। तो यहाँ पर जरा समझना, अगर यहाँ पर हमारे पास
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में दोनों पार्टिकल्स का मास सेम हो, ध्यान से देखो कंडीशन क्या है, केस क्या है, दोनों पार्टिकल्स का अगर मास सेम हो तो कोलिजन के बाद वो दोनों अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेते हैं। बात समझ आए पे, ये इसका मतलब होता है। अब जरा समझना, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द कंडीशन व्हेन टू पार्टिकल्स एक्सचेंजेस देयर वेलोसिटी, किस कंडीशन पे दोनों पार्टिकल अपनी वेलोसिटी अदल बदल लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, ये कंडीशन m1 बराबर m2। जब दोनों मास बराबर होंगे हमारे पार्टिकल के, तभी उस समय वो दोनों क्या करेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बाद वो अपनी वेलोसिटी क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। बात समझ में यहाँ पे, ध्यान सुनना, ये पहला केस था। आगे बढ़े, समझ में आया सभी को। और एक बात ध्यान सुनो, ये जहां तुमने आर्टिकल कराओ उसके बगल में चाहो तो लिख लो, तुम्हारे काम आएगा, समझने के काम आएगा कि अगर ये 10 और 5 है तो यहां पर ये रिवर्स हो गया, 5 और 10 हो गया। ठीक, देख लो चाहो तो, बाकी हटाते हैं, हटा दें। ठीक, ये भी हटा रहे हैं। अब देखो यहां पर देखते हैं केस 2। अब यहां पर सेकंड केस आता है। अच्छा चलो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये हमारे पास m2 है, ये हमारे पास m1 है, m1 u1 से आ रहा है, लेकिन अब ये जो m2 है, m2 रुका हुआ है, m2 की स्पीड 0 मान ली, एक पार्टिकल रखा है और पीछे से दूसरा पार्टिकल आके टकराया, ये भी तो केस हो सकता है, सोचो। तो अब हम यहां पर सेकंड केस इसी कंडीशन पर लेकर के चलेंगे, ठीक है, हम सेकंड केस इसी कंडीशन पर लेकर के चलेंगे। जरा देखो, तो यहां पर सबसे पहले मान लिया लेट u2 बराबर 0। अगर u2 बराबर 0 हो गया तो सबसे पहला काम क्या है कि ये जो दो फॉर्मूलाज है, इन दोनों फॉर्मूलाज को ठीक से लिखो। सोचो, अगर u2 0 है तो यहां पर 0 रखोगे, यहां पर 0 रखोगे, मतलब दोनों फॉर्मूलाज में ये बाद वाले टर्म तो हट गए, केवल पहले वाले टर्म बचे हमारे पास। तो अब यहां पर अगर हम ये केस मान के चलते हैं, केस क्या है, इफ द सेकंड पार्टिकल इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, अगर सेकंड पार्टिकल विरामावस्था में, विरामावस्था मतलब 0 वेलोसिटी में, अगर वो 0 वेलोसिटी पे है तो हमारे पास क्या क्या कैसे कैसे रिजल्ट आएंगे वो देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जरा समझ रहा, अब हमारे पास v1 आ जाएगा m1 माइनस m2 और अपॉन में आ गया हमारे पास m1 प्लस m2। देखो जरा v1 ये रहा, पहला वाला टर्म बचेगा, दूसरा वाला 0 हो गया, यहां पर क्या रखा है u1, तो हमने यहां पे u1 लगा दिया। मतलब अब हमारे पास v1 का फॉर्मूला ये हो गया, कब, जब हम इस केस को लेके चल रहे। अच्छा जरा v2 के बारे में सोचो, v2 में भी हमारे पास सेकंड टर्म 0, पहला टर्म बचेगा, ये आ गया हमारे पास 2m1 अपॉन में आ गया हमारे पास m1 प्लस m2 और ये आ गया हमारे पास u1, ठीक है। मतलब अब जरा समझना, जब तुम ये केस लेके चल रहे हो कि अगर सेकंड पार्टिकल हमारा रेस्ट में है तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आएंगे, सबसे पहले तो v1 और v2 के फॉर्मूले आए, ठीक है। ध्यान रखना, इन पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इन पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये तो आसान सी बात है, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता होगा तो तुम यहां पे कर ले जाओगे, ये तो आसान सी बात है। अब यहां पर देखते हैं, अब ध्यान से सुनो, ये जो सेकंड केस है, इस सेकंड केस में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, इस सेकंड केस में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आ गया फर्स्ट पार्ट ए, केस सेकंड है, इस सेकंड केस के अंदर ही हम यहां पार्ट कर रहे हैं। सोचो जरा, मतलब अब जो कैलकुलेशन होगी वो किस पे होगी, इन फॉर्मूलाज पे कि इन फॉर्मूलाज पे। सबसे पहले दिमाग लगाओ, जब हम यहाँ पर केस सेकंड लेके चले, केस सेकंड में ये फॉर्मूलाज आए, मतलब अब इस केस में अगर हम अंडर सब केस बनाते हैं तो अब यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूलाज काम करेंगे, ये फॉर्मूलाज बेकार हो गए। इतनी बात क्लियर है? आगे जरा देखो क्या, चलो अब पहला केस तो हमने ये मान लिया, इफ m1 बराबर m2, ठीक है। चलो पहला केस फिर से यही ले लेते हैं, हमने इसको m मान लिया। चलो जरा देखते हैं, अगर मान लो हमारे पास दूसरा पार्टिकल रुका हुआ है और उस समय अगर दोनों पार्टिकल के मास बराबर हो तो क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा, देखते हैं, देखो ध्यान से। तो अब यहाँ पर v1 क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर रखा है m1 माइनस m2, मतलब यहाँ m1 m2 की जगह m रखना है, तो आ गया m माइनस m, यहाँ पर आ गया हमारे पास m प्लस m और ये आ गया u1। अच्छा m माइनस m क्या लगता है, 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर अब हमारे पास v1 0 हो गया। आगे जरा देखो कैलकुलेशन,
V2 निकालते हैं। यहां पर V2 निकालोगे तो V2 तुम्हारे पास आएगा 2m, यहां पर आ गया m प्लस m, और यहां पे रखा हुआ हमारे पास U1, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई U1। ये हमारे पास रिजल्ट है। अब फिर से वही बात, चलो हमने कैलकुलेशन कर ली, रिजल्ट निकाल दिए, लेकिन इन रिजल्ट को एनालाइज भी तो करना पड़ेगा, इनको समझना भी तो पड़ेगा, फिर इनसे अपने क्वेश्चंस भी तो तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो देखो, अब ध्यान सुनना। एक हमारे पास पार्टिकल M2, एक पार्टिकल M1, ये भागता चला जा रहा है U1 स्पीड से, ये हमारे पास रुका हुआ है, इसकी स्पीड हमारे पास 0 हो गई। ठीक है, ये हमारे पास रुका हुआ है। अब ध्यान सुनो, अब जब कोलिजन हो जाएगी, जब ये टकरा जाएंगे, तो टकराने के बाद एक पार्टिकल यहां पर आया, एक पार्टिकल यहां पर आया। अब जरा सुनना, टकराने के बाद इनकी हालत क्या होगी। इसकी वेलोसिटी हम v1 मानते थे, इसकी वेलोसिटी v2 मानते थे। ये हमारे पास m1 हुआ, ये हमारा m2 हुआ। अच्छा, v1 का जरा रिजल्ट देखो आया क्या, v1 0 हो गया हमारा, मतलब ये हमारे पास 0 हो गया। v2 कितना आया, v2 u1 आ गया, ये हमारे पास अब u1 हो गया। चलो एक काम कर लेते हैं, हम अपने u1 को कोई वैल्यू दे देते हैं। चलो मान लो हमारे पास ये 15 मीटर पर सेकंड है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी तो 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा हमारे पास, ये u1 ही तो है हमारे पास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी तो 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अगर हमारे पास सेकंड पार्टिकल रेस्ट में है और उस पर पहला पार्टिकल आके कोलाइड करता है, कंडीशन दोनों के मास अगर बराबर है हमारे पास, तो जो पार्टिकल आके टकराया, अब वो पार्टिकल रुक जाएगा, और जो पार्टिकल रेस्ट में था M2 रेस्ट में था, टकराने के बाद वो पार्टिकल आगे बढ़ने लगेगा, और उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड वही हो जाएगी जिस स्पीड से पहले वाला पार्टिकल आके टकरा रहा था। अच्छा ध्यान से सोचो, तुम इसके पहले भी m1 m2 बराबर करके आए थे, तो उसमें एक रिजल्ट निकला था कि अगर मास बराबर है तो पार्टिकल अपनी स्पीड एक्सचेंज कर लेते हैं। यही तो रिजल्ट निकला था, पार्टिकल अपनी स्पीड एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर पार्टिकल स्पीड एक्सचेंज कर रहे हैं, यहां पर भी तो वही हो रहा है। सोचो फिर, ये रेस्ट में था, टकराने के बाद इसने अपनी स्पीड इसको दे दी, देखो m1 रेस्ट पे आ गया, समझ आया। अच्छा, एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ये इसकी 15 थी स्पीड, तो टकराने के बाद इसको 15 मिलनी चाहिए थी, देखो आगे वाला 15 की स्पीड से चला गया, मतलब स्पीड एक्सचेंज हो रही है, वो तो अच्छी बात है, उसके आगे क्या सुनना है। तो अब जरा समझना, यहां पर तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन आएगा कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में सेकंड पार्टिकल रेस्ट में है और पहला पार्टिकल चलता हुआ चला आ रहा है, तो कोलिजन के बाद पहले पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, अब वो पहला पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा, उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। समझ में आया सभी को, वहां पे इतना क्लियर हुआ पे। चलो अब आगे देखो, आगे देखो आगे। देखो केस सेकंड का पहला पार्ट, अच्छा आप इसी का दूसरा पार्ट कर लेते हैं। चलो यहां पर हम कुछ मान लेते हैं, इफ m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, मतलब m2 पार्टिकल बहुत बड़ा है, m1 पार्टिकल बहुत छोटा है। पता है इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यहां पर हमारे पास एक पहाड़ जैसा पार्टिकल रखा हुआ है, वो भी कैसे, रेस्ट में, और यहां पे छोटा सा पार्टिकल m1 मास का आ रहा है u1 स्पीड से। अब सोचो कि यहां पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है और तुम यहां से प्लास्टिक की बॉल फेंक रहे हो, हल्की सी प्लास्टिक की बॉल, क्या होगा। अच्छा प्लास्टिक की बॉल आगे टकराएगी, पत्थर कहीं दूर जाके गिरेगा, नहीं। सोचो जरा, अगर यहाँ पे हल्की सी बॉल आके टकरा रही है, तो ये जो भारी पार्टिकल है, भारी पार्टिकल तो हिलेगा ही नहीं, जबकि हल्का वाला पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो वापस उसी डायरेक्शन में लौट आएगा। सोचो जरा, ये बोर्ड है, बोर्ड पर अगर बॉल फेंक के मारो तो क्या होता है, बॉल टकरा के वापस आती है कि बोर्ड यहां से भाग जाएगा लड़के, बॉल वापस आएगी ना। तो अब जरा सोचो यहाँ पे, अगर ये हल्का वाला पार्टिकल आगे जा रहा है तो ये पार्टिकल टकरा करके वापस आएगा, ठीक है, ये पार्टिकल यहां से टकरा के वापस आएगा, मतलब क्या होगा, अगर ये u1 स्पीड से जा रहा है तो टकराने के बाद इसकी स्पीड -u1 हो जानी चाहिए, यही तो मतलब वो वापस आने का। अगर ये u1 से जा रहा है तो टकराने के बाद इसकी स्पीड -u1 हो जानी चाहिए। आगे जरा सुनो, अगर इसकी स्पीड u2 0 है तो टकराने के बाद भी
इसकी स्पीड v2 0 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? समझ आ रहा है? ये वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ये वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अगर ये पत्थर रखा हुआ है तो टकराने के बाद ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये 100 किलो का पत्थर चलने लग जाए आगे। 50 ग्राम की गेंद से 100 किलो का पत्थर तो नहीं लेगा। तो अब जरा समझना, ये तो है रिजल्ट जो तुम्हारा दिमाग सोच पा रहा है। अच्छा जरा देखते हैं कि जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, क्या ये कैलकुलेशन भी वही रिजल्ट दे पाएगी? चलो देखते हैं। ये M1, ध्यान से देखो क्या, अब M2 पार्टिकल M1 से बहुत बड़ा है। अगर ये बहुत बड़ा होगा तो अब देखते हैं कि हमारे पास V1 में क्या फर्क पड़ेगा। देखो ध्यान से, ये रहा हमारे पास V1। अगर M2 बहुत बड़ा है तो M1 को नेग्लेक्ट कर देंगे ना। तो देखो हमारे पास V1 का फॉर्मूला क्या रखा है, M1 माइनस M2 अपॉन में रखा है हमारे पास M1 प्लस M2, और ये आ गया हमारे पास U1। अच्छा जरा सोचो, अगर M2 बहुत बड़ा है तो M1 नेग्लेक्ट हो जाएगा, मतलब यहां पर आ गया हमारे पास नेग्लेक्टिंग M1। तो जरा इस M1 को नेग्लेक्ट कर दो, M1 को नेग्लेक्ट कर दोगे तो V1 बचेगा क्या? अच्छा नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, M1 की जगह 0 रख दो, मतलब यहाँ ऊपर नीचे दोनों जगह 0 आ जाएगा, तो आ गया 0 माइनस M2। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 0 प्लस M2, ये आ गया। इतनी बात की है यहाँ पे। अच्छा ध्यान से देखो, M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा। चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पे कर देते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास V1। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ऊपर बचा हमारे पास माइनस M2, नीचे बचा M2, ये आ गया हमारे पास U1, ये कैंसिल हो गया, माइनस बचा, मतलब V1 आ गया माइनस का U1। सोचो जरा, अगर यहाँ पर ये पार्टिकल जा रहा है M1 U1 स्पीड से, तो कोलिजन के बाद इसकी स्पीड क्या हो जानी चाहिए थी, V1, और V1 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का U1, मतलब टकराने के बाद ये पार्टिकल वापस आएगा विद स्पीड माइनस U1। पता चला कि जो तुमने सोचा था वही हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, मतलब जो कैलकुलेशन करके आ रहे थे वो तुम्हारे पास ठीक रिजल्ट दे रहे हैं। बात क्लियर है यहाँ पे? इसीलिए कहा था ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तुम्हें कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तुम जब प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो देखना इस तरह के बहुत सारे तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आगे। अच्छा ये तो V1 निकला ना, जरा V2 निकालो। देखो जरा V2 का फॉर्मूला क्या रखा हुआ है, ये रहा। V2 हमारे पास आ गया 2M1 अपॉन में जरा देखो क्या आ गया हमारे पास M1 प्लस M2, और यहां पर आ गया हमारे पास U1। इतना क्लियर? अब सोचो, अगर M2 बहुत बड़ा है तो हमें M1 को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तो यहां पर आ गया हमारे पास नेग्लेक्टिंग M1। M1 को नेग्लेक्ट कर दो, मतलब जहां जहां M1 रखा है वहां 0 लगा दे, वहां 0 लगा दो, तो जरा सोचो क्या आएगा हमारे पास V2। अच्छा ऊपर 0, यहाँ 0 प्लस M2, अगर ऊपर 0 कर दे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ गया 0। सोचो जरा, अब जो तुम्हारा बड़ा पार्टिकल था उसकी स्पीड U2 0 थी, टकराने के बाद इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए थी, V2, और वो भी 0 आ रहा है, मतलब जो तुमने बड़ा सा पार्टिकल लिया था, बड़ा सा पत्थर लिया था, वो कोलिजन के पहले भी रेस्ट में था, वो कोलिजन के बाद भी रेस्ट में आ गया। बात क्लियर है यहाँ पे? समझ में आया कि जो तुम प्रैक्टिकली सोच रहे हो वही तुम्हारे पास थ्योरेटिकल रिजल्ट भी आते हैं। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। इसमें देख लो एक बार, देखो जरा, केस सेकंड चल रहा था, केस सेकंड में पहला केस करा, सेकंड केस करा, अब थर्ड केस करते हैं। देखो यहाँ पर अभी क्या करा था, M2 को बहुत बड़ा माना था, अगले केस में M1 बहुत बड़ा पार्टिकल मान के करेंगे। ठीक है, देखो जल्दी से कैलकुलेशन। और एक बात जरा समझना, कैलकुलेशन तो देख ही रहे हो, उसी के साथ साथ तुम्हें जो नोट्स प्रोवाइड करें उन नोट्स में तुम्हारे पास कुछ थ्योरी लिखी होगी, उनको रीड करते जाओ साथ साथ, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वही वहां लिखा हुआ है। ठीक है, रीड करते जाओ, तुम्हें चीजें बहुत अच्छे समझ में आती चली जाएंगी। देखो जल्दी से, चलो हटाते हैं। देखो अब यहां पर हमारे पास थर्ड केस आएगा, केस सेकंड के सब केस है, जैसे थर्ड देख लो। अभी तक M2 को बड़ा माना था, अब यहां पर मान लेते हैं इफ
m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। ठीक है, अगर ये m1 हमारे पास m2 से बहुत बड़ा हो जाए तो पहले तो जरा प्रैक्टिकली सोचते हैं क्या होगा। सोचो, अब यहां पर एक छोटा सा पार्टिकल m2 है जो कैसे रखा है रेस्ट में। सोचो, सबसे पहला केस क्या है, ये तो रुका हुआ है। अच्छा, अब कर क्या रहे हैं, अब यहां पर एक बड़ा सा पत्थर है जो लुढ़कता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास बड़ा सा पत्थर है जो लुढ़कता हुआ चला आ रहा है। इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड u1 है। अब सोचो क्या होगा, ऐसे सोचो, मान लो तुम्हारे सामने एक प्लास्टिक की हल्की सी बॉल रखी है और पीछे से भाई तुम 100 किलो का पत्थर घुमा के ला रहे हो। वो पत्थर गोल गोल घूम करके आ रहा, तो अब होगा क्या। सोचो, अगर वो पार्टिकल या वो पत्थर प्लास्टिक की बॉल से आके टकराया तो प्लास्टिक की बॉल उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में वो पत्थर चल रहा है। अगर वो बड़ा सा पत्थर उस प्लास्टिक की बॉल से टकराएगा तो क्या वो बड़े वाले पत्थर की स्पीड में फर्क आएगा कुछ। सोचो, नहीं आएगा। वो बड़ा सा पत्थर जिस स्पीड से चल रहा है वो वैसे ही चलता चला जाएगा। वो छोटे मोटे पार्टिकल उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं ला पाएंगे। इतना सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे, बात समझ आ रही है यहाँ पे। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, फिर बात को जरा और ठीक से समझाते हैं। ठीक है, चलो जरा समझ। इसमें एक अभी इंटरेस्टिंग बात और पता चलने वाली है। ठीक है, उस इंटरेस्टिंग बात पे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन बनते हैं। देखो ध्यान से, अच्छा देखो, अगर यहाँ पे m1 बड़ा तो सबसे पहले तो v1 के बारे में सोचो। v1 तुम्हारे पास ये आ गया हमारे पास m1 माइनस m2 और अपॉन में आ गया हमारे पास m1 प्लस m2 और ये आ गया u1। m1 बहुत बड़ा है तो किसको नेग्लेक्ट कर दोगे, m2 को। तो यहां पर आ गया हमारे पास नेग्लेक्टिंग m2। देखो जरा पे m2 को नेग्लेक्ट कर दो, m2 को नेग्लेक्ट करोगे तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला बना कैसा, m2 की जगह 0 रख दो, ये आ गया m1 माइनस 0, यहाँ पर आ गया हमारे पास m1 प्लस 0, ये आ गया हमारे पास u1। अच्छा, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास जो v1 का रिजल्ट आ रहा है वो जरा देखो m1 अपॉन m1 और ये आ गया हमारे पास u1, ये कैंसिल हो गया तो v1 किसके बराबर आ गया, u1 के। ठीक है, आगे जरा देखो, जरा v2 भी निकाल दो, तब यहाँ पे बातें सारी एक बार में समझाएंगे तुम्हें। देखो v2, यहाँ पर v2 क्या दिख रहा है, ये हमें यहाँ पे क्या करना है जरा देखते हैं। चलो, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2m1 अपॉन में आ गया हमारे पास m1 प्लस m2 और ये आ गया u1। अगर m1 बहुत बड़ा तो नेग्लेक्ट कौन हो जाएगा, m2। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया नेग्लेक्टिंग m2। m2 को नेग्लेक्ट कर दो तो v2 कितना बचेगा, ये आ गया 2m1 अपॉन में m1, m2 की जगह 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये हमारे पास बचा u1। ठीक है, तो अब जरा सोचो, यहाँ पर हमारे पास v2 है, बगल में आएगा 2m1 अपॉन में m1, ये आ गया u1। m1 से m1 कैंसिल तो हमारे पास v2 आ गया 2u1। ठीक, इतना रिजल्ट आया हमारे पास। इसको हटा देते हैं थोड़ा। देख लो कैलकुलेशन एक बार। अब यहाँ पे रिजल्ट आ गया v1 बराबर u1, v2 बराबर 2u1। चलो, v1 बराबर आ गया u1, v2 बराबर आ गया 2u1। तो सबसे पहला तुम्हारा काम है कि जो हमारे पास बेसिक सी कैलकुलेशन है, इस बेसिक सी कैलकुलेशन को तुम एक बार देख डालो, फिर उस पर आते हैं, उन रिजल्ट का मतलब बताते हैं तुम्हें। जल्दी से करो तरह, एक बार पूरी कैलकुलेशन देख डालो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़े, चलो हटाते हैं। अब ध्यान रखना उन रिजल्ट्स को, अभी आगे बात करेंगे इनके बारे में। v1 बराबर u1, v2 बराबर 2u1। इसका मतलब क्या निकला, चलो देखते हैं आगे।
ऐसे सोचो, यहां पर हमारे पास एक छोटी सी बॉल है जो हमारे पास m2 है, कंडीशन क्या है u2 बराबर 0, ध्यान रखना दूसरा पार्टिकल रुका हुआ है तभी ये सारे रिजल्ट आएंगे। ठीक, आगे देखो, अब यहां पर हमारे पास एक बड़ा भारी सा पार्टिकल है जो हमारे पास m1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केस क्या बना हुआ था, केस था हमारे पास m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, ये तो केस था हमारे पास। अगर ये केस है तो अब जरा सोचो, ये हमारे पास पार्टिकल चला आ रहा है u1 स्पीड से, अगर u1 स्पीड से आएगा तो अब सोचो क्या हुआ, कोलिजन के बाद, ध्यान सोचो, अच्छा जरा समझना, तुमने ये कभी नहीं करके देखा होगा, क्या करके देखा होगा उसके बारे में सोचो। एक चीज देखी होगी, प्लास्टिक की बॉल और एक लेदर की बॉल तो सबके पास होती है, ठीक है, बचपन में ये काम जरूर करा होगा कि तुम्हारे सामने एक प्लास्टिक की बॉल रखी हो और तुमने उस पे लेदर की बॉल फेंक के मारी हो या लुढ़का दी हो, उस पे जाके टकराई हो। अब जरा सोचना, थोड़ा सा चीजों को ऑब्जर्व करना। एक बात तो देखी होगी कि प्लास्टिक की बॉल रखी है, पीछे से लेदर की बॉल आएगी और जैसे ही बॉल आके टकराई तो जो प्लास्टिक वाली बॉल थी ये काफी तेज स्पीड से भागती है, ये तो देखा ही होगा तुमने। लेदर की बॉल आ रही है, आ रही है, जैसे ही टकराई प्लास्टिक की बॉल बहुत तेज स्पीड से भागती है। याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा तो आज करके देख लेना। देखो आगे, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। हमारे पास रिजल्ट था v1 बराबर u1 और v2 बराबर 2u1। अब आगे देखो, अब यहां पर कोलिजन के बाद, ठीक है, कोलिजन के बाद ये छोटा पार्टिकल और ये बड़ा पार्टिकल, ये m1 हो गया हमारे पास, ये हमारे पास m2 हो गया। अच्छा, कोलिजन के बाद इसकी स्पीड v1 होनी थी और इसकी स्पीड कितनी होनी थी, v2, ठीक है। अच्छा, v1 किसके बराबर आया, ध्यान से देखो, u1 के, ये बराबर आ गया u1 के, और ये जो v2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। चलो मैं नीचे लिख देता हूं, देखो ये जो हमारे पास पार्टिकल है इसकी स्पीड v2, अब दिख रहा होगा, ठीक। अच्छा, ये v2 किसके बराबर आ गया, 2u1 के। अब ध्यान से समझना, अच्छा जो बड़ा पार्टिकल है, इस बड़े पार्टिकल का छोटे पार्टिकल से टकराने पर कोई इफेक्ट नहीं आया इसकी वेलोसिटी पे। इसकी वेलोसिटी पहले u1 थी, बाद में भी देखो u1 ही रही। अरे भारी पार्टिकल की स्पीड में कोई खास फर्क नहीं आएगा, कंडीशन वो बहुत भारी होना चाहिए। आगे देखो, अब सेकंड पार्टिकल, ये पार्टिकल रुका हुआ था, लेकिन जैसे ही भारी पार्टिकल आएगा तो हल्का वाला पार्टिकल बहुत तेज स्पीड से भागता है। अच्छा, वो बहुत तेज स्पीड होती कितनी है, जिस स्पीड से भारी वाला पार्टिकल आ रहा है उससे दोगुनी स्पीड से भागता है तुम्हारा हल्का वाला पार्टिकल। तो अब यहां पर इन केसेस को याद रखना, अगर सेकंड पार्टिकल रेस्ट में सबसे पहले कंडीशन और उसमें हमारे पास पहले पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा आ जाए तो कोलिजन के बाद सेकंड पार्टिकल पहले पार्टिकल से दोगुनी स्पीड से भागता है, ठीक है। ये सारी बातें अपने दिमाग में रखना, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है तुम्हें, ठीक। इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे? चलो देखो, यहां पे तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अगला आर्टिकल अगले टर्न पे शुरू करेंगे। अब जरा सुनना, करना क्या क्या है। ये तुमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तो देख लिया, इसमें अब तुम एनर्जी ट्रांसफर देखोगे कि हमारे पास एनर्जी किस रेशियो में ट्रांसफर होती है, कैसे ट्रांसफर होती है, कब ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी, कब कम एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है। इन सब चीजों को अगले टर्न पे देखेंगे और अगर सब कुछ ठीक से रहा तो अगले टर्न पे ही तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलो बाकी फिर अगले टर्न में।